लाइफ की डेफिनेशन में कि लिविंग थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। और फिर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करते हुए हमने कहा था कि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज होती हैं। मखसूस किस्म के एटम्स हमारी बॉडीज़ में मौजूद हैं और फिर वो मखसूस एटम्स आपस में मिलकर मखसूस तरह के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और उन मॉलिक्यूल्स की फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती जाती है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे उन मॉलिक्यूल्स की जो मोस्टली हमारी बॉडी का हिस्सा है, तमाम तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो ये चैप्टर मुताल्लिक है बायोलॉजी की एक ब्रांच बायोकेमिस्ट्री से। पहले जहां हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं तो वहां पे बहुत सारी ब्रांचेस मौजूद नहीं थी, तो उनका तस्करा आगे बाद चैप्टर्स में आएगा। तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपोनेंट्स और उनके दरमियान होने वाले प्रोसेसेस को स्टडी करती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किन चीज़ों से मिलकर बने हैं और उनके दरमियान क्या प्रोसेस चल रहे हैं, कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, एक चीज़ दूसरे में कन्वर्ट कैसे होती है। इस तरह की चीज़ें हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो अब बायोकेमिस्ट्री की आपको समझ होगी तो फिर आप आगे फिजियोलॉजी समझ सकते हैं। यानी फिजियोलॉजी क्या है कि बॉडी काम कैसे करती है। तो बॉडी के काम करने में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो इस वजह से फिजियोलॉजी समझने के लिए उन केमिकल रिएक्शंस को, बायोकेमिस्ट्री को समझना ज़रूरी है। मसलन प्लांट्स के केस में फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उसमें बहुत से केमिकल रिएक्शंस होंगे। रेस्पायरेशन हो रही है यानी कि खुराक टूट के उससे एनर्जी बन रही है तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे। खुराक को आप डाइजेस्ट करते हैं तो उसमें भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। और इसी तरह मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या और जितने भी बॉडी के प्रोसेसेस हैं सब के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेसेस शामिल होते हैं। अब हमारी बॉडी में हमने बात की थी कि बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पानी आ जाता है, ऑब्वियसली पानी इंपॉर्टेंट है। बहुत से साल्ट्स होते हैं, साल्ट के बगैर आपको पता है कि ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड्स हैं, बेसिस हैं मुख्तलिफ तरह के। तो बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपकी बॉडी में शामिल होते हैं। उसके मुकाबले में 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हमारी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं आपने आटा देखा हुआ है फॉर एग्जांपल, या चीनी देखी हुई है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। इसी तरह लिपिड्स आपने देखे हुए हैं, घी या तेल या मक्खन देखा हुआ है खाने वाला तो वो लिपिड्स में आता है। इसी तरह प्रोटीन्स आपने देखी हुई हैं जब आप अंडा खाते हैं या गोश्त खाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड अमूमन आप खुराक में नहीं लेते लेकिन आपकी बॉडी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में तफसील में इस चैप्टर में हम देखेंगे। अगर आप ह्यूमन बॉडी के सेल्स को देखें या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स को देखें तो आपको ये देखकर हैरत होगी कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कॉम्पोजिशन रफली एक जैसी ही होती है, कोई ख़ास बड़ा फ़र्क उनमें नहीं होता। मिसाल के तौर पे यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है बैक्टीरिया और मेमेलियन सेल का, ठीक है। अब बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल है, दोनों देखने में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मुख्तलिफ लगते हैं, ठीक है। हमारी मेमेलियन से मुराद ह्यूमन हो सकता है, कोई गाय बकरी हो सकती है। तो कहाँ गाय बकरी या ह्यूमंस और कहाँ एक बैक्टीरियम, लेकिन उन दोनों के सेल्स का कंपैरिजन करें तो रफली चीज़ें एक जैसी सी ही हैं। मिसाल के तौर पे दोनों में 70% पानी पाया जाता है, ठीक है, यानी कि बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा दोनों का पानी है। दोनों के अंदर खातिर खा मिकदार में प्रोटीन्स मौजूद हैं काफ़ी सारी। इसी तरह 3% 4% कार्बोहाइड्रेट्स हैं दोनों के अंदर। इसी तरह लिपिड्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मसलन एंजाइम्स, हार्मोन्स और मेटाबोलाइट्स हैं। मेटाबोलाइट से मुराद जो चीज़ें मेटाबॉलिज्म के दौरान बनती हैं, बाई प्रोडक्ट्स जो बनते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ तरह के आयन्स हैं, मसलन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट वगैरह, ठीक है।
तो दोनों का आप देखें तो रफली रफली आपस में एक दूसरे के करीब करीब है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। तो ये दोनों के सेल्स एक जैसे ही है रफली, और ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से कई दफा पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं कि किस वाले सेल में कितने % क्या है, तो ये आपने याद रखना है। अब मेटाबॉलिज्म का आपको पहले से पता है क्या होता है कि बॉडी के अंदर मुसलसल बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शंस एक तो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी होते हैं। मेंटेन रखने से मुराद है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ मसलन कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गए तो कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे। फिर आपको एनर्जी या हीट की जरूरत है तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ भी रहे होंगे। तो बॉडी को बनाने के लिए और बॉडी को चलाने के लिए मुसलसल केमिकल रिएक्शंस चाहिए होते हैं, और ये केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी एनवायरनमेंट से रॉ सब्सटेंसेस हासिल करते हैं, खाम माल हासिल करते हैं बाहर से, और फिर किसी ना किसी तरह उसको अपनी बॉडी का पार्ट बना लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के जरिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे प्लांट्स हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं हवा से, जमीन से पानी हासिल करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज से सेलुलोज बनाते हैं, और सेलुलोज से अपनी बॉडी पूरी बनाते हैं। ज्यादातर लकड़ी के अंदर और पत्तों वगैरह के अंदर, बाकी बॉडी के अंदर उनके सेल वाल के अंदर सेलुलोज मौजूद है। इसी तरह एनिमल्स हैं, तो हम सुबह नाश्ता करके आए हैं तो हमने जनाब अंडा खाया होगा या चाय पराठा कोई और चीज खाई होगी, तो उसके अंदर उस खुराक के अंदर जो केमिकल्स थे उन केमिकल्स को हमने अपनी बॉडी का पार्ट बनाना है, जिसकी वजह से हमारा मसलन कद बढ़ेगा, हमारा वजन बढ़ेगा। तो उसके लिए हमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी। उस खुराक के कंपोनेंट्स को अपनी बॉडी का कंपोनेंट बनाने के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स चाहिए, केमिकल रिएक्शंस चलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुसलसल हम सब्सटेंसेस ले रहे होते हैं, दिन में अभी नाश्ता किया, थोड़ी देर बाद चंद घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी, ठीक है। तो फिर दोपहर का खाएंगे तो शाम को फिर दिल करेगा कि यार अब फिर कुछ खा लें, तो वो हर थोड़ी देर बाद हम इनटेक कर रहे होते हैं सब्सटेंसेस की, और वो सब्सटेंसेस फिर हमारी बॉडी का हिस्सा बन सकते हैं। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं, और वो बड़ी तरतीब के साथ और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चल रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शंस ये नहीं है कि बस बेतहाशा केमिकल रिएक्शन होता जा रहा है, वो कंट्रोल्ड अंदाज में चलते हैं। आगे कंट्रोल की एग्जांपल हम देखेंगे। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं इनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में दो तरह के केमिकल रिएक्शंस आते हैं, एक को कैटाबॉलिज्म कहते हैं और एक को एनाबॉलिज्म कहते हैं। आपने डेफिनेशंस पहले पढ़ी हुई हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें चीजें टूटती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें बड़ी चीजें बनती हैं, गर्चे दोनों रिएक्शन अमूमन साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। एग्जांपल्स दी हुई हैं कैटाबॉलिज्म में, मिसाल के तौर पे रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन आपको पता है कहां पे होती है सेल में? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जहां पर ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, एक बड़ा मॉलिक्यूल तोड़कर एक छोटा मॉलिक्यूल बनाया जाता है, ठीक है, या कई छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं। इसी तरह एनाबॉलिक रिएक्शन है जहां पर छोटे सब्सटेंसेस को कंबाइन करके बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं। मिसाल के तौर पे फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर, जहां कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो हमने बनाया था उसको दोबारा जोड़कर फिर से ग्लूकोज बनाया जाता है। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो तरह के रिएक्शंस हैं।